हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल स्वस्थ होंगे। हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम को पढ़ रहे हैं और स्प्रिंग मास सिस्टम में पिछले क्लास में ये सब सीखे थे। सीरीज में स्प्रिंग हो, पैरेलल में स्प्रिंग हो, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीखे थे। अब उसी में थोड़ा क्वेश्चन का लेवल चेंज कर रहे हैं, ठीक ना। एसएचएम में स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम ही ज़्यादातर संख्या में मौजूद है। हाँ देखो, एक क्वेश्चन है जो एससी वर्मा के बुक से लिए हैं, 19 नंबर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में कह रहा 3 ठो आइडेंटिकल स्प्रिंग है, एक जैसा स्प्रिंग है, तीनों का स्प्रिंग कांस्टेंट के है और एक एम मास का ब्लॉक इस तीनों से अटैच है। लेकिन हाँ, एक बात इसमें ज़रूर ये समझना है कि ये बोर्ड पे ऐसे वर्टिकली नहीं लटकाया हुआ है, बल्कि इस बोर्ड को ही समझ लो कि वो ज़मीन है, हॉरिजेंटल लेवल है। माइंड में समझो ये बोर्ड ज़मीन पे रखा हुआ है और ज़मीन पे ही एक ब्लॉक है, 3 ठो स्प्रिंग है इस तरह से, ठीक ना। यानी समझना ये है कि mg जो है इस बोर्ड के इनवर्ड है। जब ये ज़मीन हो गया तो mg इनवर्ड हो गया ना। अब ब्लॉक पर इधर नॉर्मल लग रहा है ना। ये नहीं सोचना है कि mg इधर लग करके स्प्रिंग के लेंथ बढ़ा देगा। बस समझना ये है कि ये ग्राउंड लेवल है, ज़मीन का सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। समझो कि एक टेबल है स्मूथ और टेबल पर एक ब्लॉक को रख दिए हैं और 3 ठो स्प्रिंग को इस तरह से कनेक्ट कर दिए है ना। अब देखो, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर इस ब्लॉक को स्लाइटली डिस्प्लेस किया जाए, इसमें अगर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दें, ब्लॉक को यहाँ से यहाँ ला दिए और अब हाथ हटा लिए, क्या होगा। तो ये ब्लॉक ऑसिलेट करेगा इस लाइन के अलॉन्ग। कह रहा ये बतलाओ कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। तो देखो, मेथड तो जानते हो कि एक ज़रूरत होता है रीस्टोरिंग फोर्स का। तो सोचो ये ब्लॉक जो यहाँ है, अगर उसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे दिए और ये जो ब्लॉक है सपोज करो कुछ टाइम के बाद इस पोजीशन में पहुँच गया, ठीक ना। ब्लॉक जो है वो इस पोजीशन में पहुँच गया और इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को x बोल दिए। अक्सर हम लोग एसएचएम में बोलते हैं। तो जाहिर है ये जो स्प्रिंग है वो x से कंप्रेस्ड हो गया ना। तो x से जब कंप्रेस्ड हुआ, इसका लेंथ घट गया, तो जाहिर है कि ये जो स्प्रिंग है, मान लो इसका नाम स्प्रिंग C रख देते हैं, इसको स्प्रिंग A बोल दे रहे हैं, इसको स्प्रिंग B। तो ये जो स्प्रिंग C है इस ब्लॉक को इधर डिस्प्लेस करेगा ना, फोर्स लगाएगा कि नहीं। तो कितना फोर्स लगाएगा, तो जाहिर है इसमें कंप्रेशन x है, तो ये वाला जो स्प्रिंग है इधर फोर्स लगाएगा kx, है ना। अब चूंकि यहाँ पर लिखने में नहीं बनेगा, उसी को आगे एक्सटेंड करके दिखा दी। ये kx फोर्स कौन लगा रहा है, तो ये स्प्रिंग C लगा रहा। लेकिन स्प्रिंग A और B का क्या पोजीशन होगा, थोड़ा ये देखो। जैसे स्प्रिंग B जो है जो पहले इस पोजीशन में था, अब इस पोजीशन में। स्प्रिंग A जो है जो पहले इस पोजीशन में था, अब वो इस पोजीशन में है ना। तो ये जो स्प्रिंग A है इस ब्लॉक को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा कि नहीं। मतलब समझो ये इलोंगेट हो गया ना, मतलब कि इसको पुल करेगा, इधर खींचेगा ना। वैसे ही ये स्प्रिंग इतना बड़ा था और लेंथ बढ़ गया, तो इधर जो है पुल करेगा कि नहीं स्प्रिंग। तो स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है, स्प्रिंग का फोर्स होता है K इंटू कंप्रेशन या इलोंगेशन। कंप्रेशन मतलब लेंथ कितना से घट गया, इलोंगेशन मतलब कितना से बढ़ गया। यानी सबसे पहले हमको ये पता लगाना होगा कि ये जो स्प्रिंग है इसका लेंथ कितना से इंक्रीज कर गया। तो कैसे पता चलेगा,
तो जैसे देखो, अगर मान लो इस तरह से, मान लो एक लाइन इतना बड़ा और दूसरा लाइन उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा, जैसे इससे कंपेयर करो, एक स्प्रिंग ऐसे था, अब वही स्प्रिंग इस पोजीशन में आ गया, तो जाहिर है ये वाला लाइन ज़्यादा बड़ा है ना, लेकिन कितना एक्स्ट्रा है, तो एक काम कर सकते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो और बोलेंगे कि ये लेंथ और ये लेंथ एक दूसरे के लगभग इक्वल है, तो यही ना एक्स्ट्रा हो गया। तो हमको यही तो पता लगाना है कि स्प्रिंग का लेंथ कितना से इंक्रीज कर गया। तो पता लगाने का क्या मेथड है, तो मेथड ये है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो और बोलेंगे कि ये लेंथ और ये लेंथ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, तो ये जो x डैश आया यही x डैश हो गया स्प्रिंग का इलोंगेशन। वही बात इधर भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर डालो, ये जो x डैश है क्या है, तो x डैश इज द इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। चलो जी, अब इस ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो एक तो स्प्रिंग सी इधर फोर्स लगाया kx, और ये जो स्प्रिंग बी है उसमें इलोंगेशन अगर x डैश हुआ है तो ये फोर्स लगाएगा kx डैश, है ना, इधर फोर्स लगाया kx डैश। इसी तरह से ये भी जो स्प्रिंग है इधर फोर्स लगाया kx डैश, और चूंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन में रूल है कि जो डिस्प्लेसमेंट दिया जाता है वो वेरी स्मॉल होता है, यानी x का जो वैल्यू है वो वेरी स्मॉल है, इसलिए ये एंगल अगर 45 है तो ये एंगल भी अप्रॉक्सीमेटली क्या है 45, वैसे ही ये एंगल भी अप्रॉक्सीमेटली 45। तो थोड़ा सोचो तो ये x को हम निकालें कैसे, ठीक ना, x को हम निकालेंगे कैसे, तो ये वाला पोर्शन को हम x बोले हैं और ये अगर 45 है तो ये कितना होगा, तो थोड़ा सोचो तो cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक ना, ये x जो है हाइपोटेनस के ना रोल में हो गया, यानी x डैश डिवाइडेड बाई x, बस, यानी कि x डैश का वैल्यू कितना, तो बोलेंगे x cos 45, यानी कि x बाई रूट 2, cos 45 1 बाई रूट 2 हो। देखो जी, बहुत हद तक अब काम हो चुका है। चलो फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर दिक्कत होता है। देखो, ये स्प्रिंग का वास्तव में नेचुरल लेंथ इतना है। अब ब्लॉक को जब हम डिस्प्लेस किए तो जाहिर है इसका लेंथ तो कुछ बढ़ गया। अब यही कैलकुलेशन करना है लेंथ कितना से बढ़ गया, क्योंकि इसी का की रोल है, मेन रोल इसी का है। एक्स डैश क्या होगा, तो हाइपोटेनस मालूम, बेस निकलेगा cos 45 बेस अपॉन हाइपोटेनस, बोलो तो निकल गया कि नहीं, तो बस आसानी से निकल गया। अब हम लोग बोलेंगे रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक। इस ब्लॉक पे कितना रीस्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो सोचो, स्प्रिंग सी तो इधर kx फोर्स लगा ही रहा, स्प्रिंग ए जो है वो इधर फोर्स लगा रहा है 45 डिग्री के एंगल पे, तो और स्प्रिंग बी भी फोर्स लगा रहा kx डैश 45, और हमको चाहिए मीन पोजीशन की ओर फोर्स, यही ना इक्विलिब्रियम पोजीशन है, हमको चाहिए मीन पोजीशन की ओर फोर्स। तो देखो kx डैश इधर है और ये एंगल 45 है, तो इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो kx डैश cos 45 होगा क्या, यानी देखो जी रीस्टोरिंग फोर्स, जब भी हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स लिखते हैं ना तो रूल होता है कि आगे क्या करना, माइनस लगा देना, और
देखो डायरेक्ट क्लियर है कि स्प्रिंग सी जो फोर्स लगा रहा है वो कितने के इक्वल, के एक्स के, और स्प्रिंग बी जो फोर्स लगा रहा है टुवार्ड्स द मीन पोजीशन, के एक्स डैश कॉस 45 प्लस के एक्स डैश कॉस 45, मतलब तो दो बार क्यों लिखे, क्योंकि इस स्प्रिंग के कारण भी जो फोर्स लगेगा वो के एक्स डैश कॉस 45 होगा, है ना, टुवार्ड्स द मीन पोजीशन। यानी कि इधर जो फोर्स लग रहा है इनडायरेक्ट वे में, एक तो सी का डायरेक्ट के एक्स, इन दोनों का कंपोनेंट इधर लग रहा है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक ना। देखो पहले से ही बतलाए हैं कि एक्सेलरेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम लोग एफ से इसलिए डिनोट कर देते हैं क्योंकि एम्पलीट्यूड को ए से डिनोट करते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो। तो के एक्स, अब थोड़ा देखना, के एक्स डैश कितना आया है जी, तो x बाई रूट टू, और cos 45 कितना, 1 बाई रूट टू, x बाई रूट टू 1 बाई रूट टू। एक्सेलरेशन कितना, देख लो जी, के एक्स बाई टू प्लस के एक्स बाई टू, के एक्स हो गया, क्या गड़बड़ है, ये रूट टू ना हो गया। तो देखो तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, -2k बाई एम इंटू एक्स। देख लो तो एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x, हेंस मोशन ऑफ ब्लॉक विल बी SHM, है ना, मोशन जो होगा मोशन विल बी SHM। चलो इतना तक तो हम लोग समझे, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा। चलो सब निकालेंगे, वो तो बहुत सिंपल काम हो, तो समझ ही रहे हो। देखो अब इसी क्वेश्चन को तुमसे ऐसे पूछेगा, क्या करेगा ना, इसके बीच का एंगल 120 रख लेगा, ये भी 120, ये भी 120 रख लेगा। अभी तो हमें 90 रखे हैं ना, वो 120 अगर रख लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो जो 45 किए हैं वो 60 हो जाएगा, है कि नहीं। मेथड तो समझ ही गए हैं, तो पहले जो है एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो एक्सेलरेशन कितना आया है, तो -2k बाई एम इंटू एक्स। और अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो याद करो SHM में क्या सिखाया गया था, एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω²x, और ω² किसके इक्वल, 2k बाई एम, ओमेगा किसके इक्वल, √2k बाई एम। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है तो जानते हो ना, ओमेगा जो होता है वो 2 पाई बाई टाइम पीरियड के इक्वल होता है 2k बाई एम, यानी टाइम पीरियड कितना आ गया, 2 पाई √m बाई 2k, है ना। तो देखो क्वेश्चन तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहा था, लेकिन आसानी से बना कि नहीं, है ना। तो इसको नोट कर। अब क्वेश्चन है कि दो ठो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है, दोनों स्प्रिंग अभी अपने नेचुरल लेंथ में है, m मास के एक ब्लॉक से कनेक्टेड, स्मूथ सरफेस। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर इस ब्लॉक को स्मॉल वेलोसिटी दे दिया जाए तो प्रूफ करो कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में ऑसिलेट करेगा, है ना। या इसी क्वेश्चन में कह देगा कि वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे करके छोड़ दिया, मान लो इधर डिस्प्लेस कर दिया छोड़, तो ये ऑसिलेट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो किसी समय जो है ये ब्लॉक में x डिस्प्लेसमेंट हो, है ना, अपने मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से x इधर आया। अब बतलाओ तो इस ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स लगेगा। तो ये जो स्प्रिंग है ये अपने और इसको पुल करेगा, खींचेगा, क्योंकि ये स्प्रिंग इलोंगेट हुआ है ना। सोचो इतना बड़ा स्प्रिंग था, इतना बड़ा हो गया, तो ये ब्लॉक को वापस खींचेगा। यानी कि ये इधर फोर्स लगाया K1 इंटू एक्स,
इलोंगेशन इसमें x हुआ है। और सोचो इस स्प्रिंग के लिए इतना बड़ा था और इस स्प्रिंग को तुम कंप्रेस कर दिए, दबा दिए, तो स्प्रिंग इसको ढकेलेगा कि नहीं? पुश करेगा ना। यानी ये स्प्रिंग जो है इसको पुश करेगा कितना फोर्स लगा के? K2 × x। सोचो तो इस ब्लॉक पर दो फोर्स लग रहा है, K1x और K2x। अब तुमसे पूछा जाए कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, है ना? रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा? तो क्या बोलेंगे जी? K1x प्लस K2x। रीस्टोरिंग फोर्स हो गया K1x प्लस K। देखो दोनों फोर्स का डायरेक्शन सेम है ना। और रीस्टोरिंग फोर्स कहते किसको? तो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो सोचो मीन पोजीशन यही ना है, तो मीन पोजीशन की ओर ये दोनों फोर्स है। और रूल है रीस्टोरिंग फोर्स जब भी लिखो तो आगे क्या करना रहता है? माइनस लगा। अब इसी रीस्टोरिंग फोर्स को हम लोग लिखेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन माइनस K1 प्लस K2। x को कॉमन ले लिए, है ना? देखो तो एक्सेलरेशन कितना आ गया जी? तो माइनस K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई m इंटू x। देखो जी एक्सेलरेशन आ गया माइनस सम कांस्टेंट इंटू x। इसका मतलब मोशन कैसा होगा? तो SHM होगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा? तो जानते हो ना, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर। तो K1 प्लस K2 बाई m, ओमेगा हो गया अंडर रूट K1 प्लस K2 बाई m। ओमेगा जानते हो ना होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड अंडर रूट K1 प्लस K2 बाई m। अब टाइम पीरियड कितना? तो 2 पाई अंडर रूट m बाई K1 प्लस K2, है ना? तो चलो अब ये तो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, लिख लो। अब क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, है ना? थोड़ा और ऊपर लेवल में ले जा रहे हैं क्वेश्चन को। एक स्प्रिंग है, उसके इस एंड से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, एक धागा कनेक्टेड है और इधर आके एक ब्लॉक को कनेक्ट कर दिया गया, है ना? और स्प्रिंग का लोअर एंड जो है ना वो जमीन में फिक्स किया हुआ, ठीक है? ये फिक्स सपोर्ट अभी इसी पोजीशन में रुका हुआ है। ये जो पुली लगा हुआ है इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I दिए हुए, ये रेडियस R। समझना इसको। अब जो है सोचो तो कि जब ब्लॉक इस पोजीशन में रुका हुआ होगा, यानी जब इक्विलिब्रियम में होगा, तो क्या ये स्प्रिंग अपने ओरिजिनल लेंथ में होगा? स्प्रिंग का भी लेंथ कुछ बढ़ गया होगा कि नहीं? इधर से जब लोड सस्पेंडेड है तो जाहिर है ये इस लोड के वजह से स्प्रिंग का भी तो लेंथ इंक्रीज करेगा। ये तो सिंपल कॉमन सेंस का बात। तो अगर ये पूछा जाए कि बतलाओ ये स्प्रिंग का लेंथ कितना से इंक्रीज कर गया, तो देखो एक तो हम कॉमन सेंस का बात करें तो ऐसे बोलेंगे, देखो इधर mg लग रहा है, तो इधर mg लग रहा है और ये स्प्रिंग अगर x से इलोंगेट हुआ होगा तो वो जो है, अगर इस रस्सी पे बात करो तो रस्सी पे इधर जो है ब्लॉक के वेट के कारण नीचे mg लग रहा है और इधर स्प्रिंग फोर्स kx लग रहा है। तो जब ना नीचे ये जा रहा ना नीचे ये जा रहा ना पुली रोटेट कर रहा है, तो सिंपल वे में बोल सकते हैं कि अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन जो है मान लो x0, अभी जो है ना स्प्रिंग का जो लेंथ है x0 से इंक्रीज कर गया, यानी नेचुरल लेंथ सपोज करो L0 था और x0 से बढ़ गया, स्प्रिंग कांस्टेंट को k बोल रहे, तो सोचो तो इधर mg लगेगा। तो यही स्प्रिंग इस रस्सी पर इधर कितना फोर्स लगाएगा? kx0। और चूंकि ये mg और kx0 इक्वल होगा,
इसीलिए ये पुली रोटेट भी नहीं कर रहा और ये रुका हुआ भी है। देखो इसी का एक्सप्लेनेशन हम लोग टॉर्क के आधार पे भी बोलते हैं। बोलेंगे देखो ये रस्सी टाइट है तो इसमें भी टेंशन होगा, इसमें भी टेंशन होगा। इधर का टेंशन चाहेगा कि पुली जो है कैसे रोटेट करे, क्लॉकवाइज में, और ये पुली चाहेगा कैसे ये जो स्ट्रिंग है इसका टेंशन चाहेगा कि एंटी क्लॉकवाइज में। अगर नहीं रोटेट कर रहा है यानी जितना टेंशन इसमें है उतना टेंशन इसमें है, और यहाँ लगने वाला टेंशन mg के इक्वल है और यहाँ लगने वाला टेंशन k इंटू एक्स नॉट के इक्वल है। यानी mg किसके इक्वल है, k इंटू एक्स नॉट के। यानी कि आप बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम k एक्स नॉट इज इक्वल टू mg। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर इसको हम स्मॉल वेलोसिटी दे दें तो प्रूफ करो इसका मोशन SHM होगा। तो सोचो अगर इसको हम लोग एक स्मॉल वेलोसिटी दे दें तो किसी समय ये ब्लॉक मान लो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, जिसको मीन पोजीशन भी बोलते हैं, या इसी का नाम क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी जहां नेट फोर्स 0 है। देखना ध्यान से, अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से जब ये x नीचे आएगा, सपोज करो यहाँ तुम प्रोजेक्ट कर दिए थे उसको v0 वेलोसिटी से, यहाँ पहुँचा, इसके पास वेलोसिटी v है, तो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है थोड़ा देखो तो mg। मान लो इसमें टेंशन जो लग रहा है T2, वही टेंशन इस पर लगेगा T2, इधर के टेंशन को T1 बोल रहे हैं, है ना। ध्यान से देखना, यानी ये जो ब्लॉक पहले इस पोजीशन में था इसको हम प्रोजेक्ट कर दिए, किसी समय ब्लॉक यहाँ पहुँचा, ब्लॉक पे नीचे mg, ऊपर टेंशन लग रहा है, और अब तो जाहिर है जब हम ब्लॉक को नीचे प्रोजेक्ट करेंगे तो पुली तो रोटेट करेगा। तो पुली जब रोटेट करेगा कुछ एक्सेलरेशन के साथ, एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ, तब रोटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि बोथ साइड टेंशन जो है वो अलग हो जाता है। देखना है, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन का लेवल जब चेंज होता है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन फिर एक दो क्वेश्चन के बाद वो फिर आसान लगने लगेगा। यानी कि मान लेते हैं कि जब ये ब्लॉक यहाँ पहुँचा तो इस साइड स्ट्रिंग में टेंशन T2 है और इस साइड जो है स्ट्रिंग में टेंशन T1। ठीक, सपोज करो ये जो ब्लॉक है इस मोमेंट पर जा नीचे रहा है और ब्लॉक में कुछ एक्सेलरेशन, ठीक ना। एक्सेलरेशन को तो अक्सर हम लोग F से SHM में डिनोट करते हैं। चलो अगर यहाँ A से भी, क्योंकि एम्पलीट्यूड का बात नहीं करना है, मान लो हम A से ही डिनोट कर दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर आदत में भी बना रहता है, बुक वगैरह में ज़्यादा लिखता है, इसलिए एक आध क्वेश्चन वैसे ही बना दे रहे हैं। चलो A एक्सेलरेशन है इसके पास, तो जाहिर है ब्लॉक में अगर A एक्सेलरेशन है तो पुली में भी एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। रोटेशन चैप्टर को एक बार देख लेना, सिखाया गया था कि ब्लॉक में अगर एक्सेलरेशन A है तो पुली में जो एक्सेलरेशन है वो इक्वल होगा R इंटू अल्फा के। अल्फा जहाँ की पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन है, यानी अल्फा इक्वल होगा A बाई R। यानी ब्लॉक का एक्सेलरेशन A है और पुली अगर साथ में रोटेट कराइए, स्ट्रिंग उस पर स्लाइड न करके उसको रोटेट करा रहा हो, तो उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड होता है। नहीं जानते हैं तो इसको याद रखेंगे। वैसे देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम ऐसा ट्रिक बतलाएंगे कि बनाने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन हर काम ट्रिक से ही करना ठीक नहीं है। कंसेप्ट अगर जान लेते हैं तब ट्रिक याद भी रहता है। तो चलो भाई, बोलेंगे क्या कि ये ब्लॉक नीचे जा रहा और पुली रोटेट कर रहा है, तो सोचो ब्लॉक ऐसे ओसिलेट करेगा, पुली ऐसे ओसिलेट करेगा, है ना, ऐसे ऐसे पुली में एंगुलर
ऑसिलेशन होगा, इसमें लीनियर ऑसिलेशन होगा। सोचो स्प्रिंग भी इस तरह से ऑसिलेट करेगा। अब तो कन्फ्यूजन बढ़ गया, क्या भाई ब्लॉक भी ऑसिलेट कर रहा है, लीनियर एसएचएम भी है, एंगुलर एसएचएम भी, अब क्या करें? इतना कंफ्यूज नहीं होना है। देखो एकदम आसान तरीका बता रहे हैं। अब तुम्हारे माइंड में आता है ना रीस्टोरिंग फोर्स कैसे लिखें, क्या करें? अब तो यहाँ टॉर्क लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है। एकदम सिंपल मेथड बता रहे हैं। देखो ब्लॉक किधर जा रहा है? नीचे। नीचे कौन फोर्स लग रहा है? mg। विरोध कौन कर रहा है? T2। ऐसे लिखो mg माइनस T2 m इंटू ए, मास इंटू एक्सलेशन। पढ़े हो ना, नेट फोर्स मास इंटू एक्सलेशन। अब पुली ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो पुली जो है जो रोटेट कर रहा है, तो पुली जब रोटेट करता है तो रोटेशन में सिखाया गया था टॉर्क जो होता है वो I इंटू अल्फा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सलेशन। तो सोचो T2 चाह रहा है कि बॉडी कैसे रोटेट करे क्लॉकवाइज में, तो टॉर्क कितना हुआ? तो T2 इंटू आर माइनस, बोलो T1 क्या चाह रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में, माइनस T1 इंटू आर I अल्फा। अल्फा क्या लिखें जी? तो अल्फा हो गया A बाई आर। देखो तो क्या आ गया? T2 माइनस T1 I बाई आर स्क्वायर इंटू ए। समझ लो, इन दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करेंगे, T2 कैंसिल, mg माइनस T1 m प्लस I बाई आर स्क्वायर इंटू ए। तो जब ये ब्लॉक जो है x नीचे उतरा है, तो जाहिर है स्प्रिंग में भी x इलोंगेशन तो और हो गया होगा, यानी कि पहले से स्प्रिंग इलोंगेट था x0 से, अब इसका इलोंगेशन हो गया x0 प्लस x। तो जाहिर है स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो इस स्प्रिंग फोर्स के इक्वल होगा। जैसा कि बताया गया है, कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी धागा के एक एंड पर जितना फोर्स लगाओगे ना, वो फोर्स उसमें टेंशन का काम करता है। यानी कि T1 जो है वो कितने के इक्वल है? kx प्लस x0। यानी जहाँ T1 लिखा हुआ है ना, देखो जी mg माइनस T1 जहाँ लिखा हुआ है kx प्लस x0 m प्लस I बाई आर स्क्वायर इंटू ए, यही इक्वेशन आ गया। देख लेना कितना आसानी से सॉल्व होगा। mg माइनस kx नॉट m प्लस I बाई आर स्क्वायर ए। थोड़ा देखो तो इक्वेशन फर्स्ट को, kx नॉट किसके इक्वल? mg के, यानी mg और kx नॉट कैंसिल। एक्सेलरेशन क्या आ गया? माइनस k बाई m प्लस I बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। और एक्सेलरेशन होता क्या है? माइनस सम कांस्टेंट इंटू एक्स। और इसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। बोलो मोशन तो प्रूव्ड हो गया ना कि एसएचएम होगा। और इस कांस्टेंट टर्म को हम लोग जानते हैं ना, एसएचएम में पढ़े ना, एक्सलेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल? के डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। ओमेगा अंडर रूट के बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। देखो जी, बोले ना कि ट्रिक बतलाएंगे जिससे कि 1 मिनट में बन जाएगा। और ढेर सारा भी ब्लॉक और स्प्रिंग और पुली रहे ना, तब भी हम लोग बहुत आसानी से बनाएंगे। पहले तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसी ओमेगा को हम लोग क्या लिख लेते हैं? 2 पाई बाई टी, के डिवाइडेड बाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। और यहाँ से टाइम पीरियड निकालेंगे 2 पाई एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। देखो अब जो हम ट्रिक बता रहे हैं, टाइम पीरियड जब भी निकालना हो और सिस्टम में अगर पुली भी ऑसिलेट कर रहा हो एंगुलर ऑसिलेशन में, ब्लॉक भी ऑसिलेट कर रहा हो लीनियर ऑसिलेशन में, और पूछा जाए ना टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा,
तो सीधे याद रखना है 2 पाई अंडर रूट ब्लॉक के लिए मास लिखना है और पुली के लिए लिखना है I बाई आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। बस यही काम करना है। देखो अब इसी को ऐसे समझो, आगे जो बात समझा रहे ध्यान से देखना। अब जो है अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन होता जिसमें कहा जाता कि भाई 2 ठो पुली है ना, इधर एक स्प्रिंग है और इधर एक ब्लॉक को सस्पेंड करा दिए हैं, ब्लॉक को प्रोजेक्ट कर दिए v0 वेलोसिटी से, प्रूव करो मोशन एसएचएम होगा, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालो, है ना, पुली का दे दिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है, इसका रेडियस R1 है, I2 है R2, ठीक ना। अब देखो इसको अगर 1 मिनट में बनाना है तो सीधे टाइम पीरियड का, अगर टाइम पीरियड हमसे पूछा गया है तो क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई, देख लो ब्लॉक कितना है 1 ठो तो m, पुली कितना है 2 ठो, तो I1 बाई R1 स्क्वायर प्लस I2 बाई R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई के। इसमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है ना। यानी इस क्वेश्चन में हम लोग अगर डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ब्लॉक का मास m, पुली के लिए I बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, ठीक है। तो आज जो है हम लोग इसमें इतना ही सीखेंगे, लेकिन देखो प्रॉब्लम जो है उसका अंत नहीं होता। अभी हम और भी कुछ टाइप सिखाएंगे जिसमें जैसे अर्थ में अगर होल कर दिए, कोई ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिए, उसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ये सब क्वेश्चन बतलाएंगे जो थोड़ा ग्रेविटेशन पर बेस्ड है, और जो क्वेश्चन आप लोग पूछेंगे उसको भी बतलाएंगे। लेकिन अब जो है ना आप सेल्फ स्टडी भी करेंगे तो अब आप बात को समझ सकते हैं, क्योंकि कंसेप्ट सिखाया जा चुका है। कंसेप्ट अब डिफरेंट नहीं है, अब जो कुछ भी है वो अपने मेहनत से उसको कितना और बेहतरीन बनाते हैं, ठीक ना। तो 1-2 क्लास इसमें और हम देंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे सीखेंगे।